जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जो इसके खास करके जो इसके बेसिक पार्ट हैं। और बेसिक पार्ट के साथ साथ मैं इसका जो इंडियन पॉलिटी है, खास करके जो स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, उसके कुछ सिलेबसों को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, ये आप पीसीएस देखें या यूपीएससी का सिलेबस देखें, सारे में ये टॉपिक आपके मेंशन है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, लगभग हमारा ये इंडियन पॉलिटी का ये वीडियो नंबर 13 है यूट्यूब पर। लगभग इससे पहले 12 वीडियो मैंने बना चुका हूँ इंडियन पॉलिटी के। कुछ मतलब 7-8 जो मेरा वीडियो है वो इन जनरल वह बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी है, और लगभग 8-9 क्लासेस के बाद जो है वो इन जनरल वह सिलेबस में ही वो टॉपिक आते हैं। तो देखते हैं कि कहां तक मैं वीडियो बना पाता हूं। लगभग मैंने ऐसे कमिटमेंट करा है कि लगभग 30 से लेकर के 35 जो लेक्चर होंगे मैं यूट्यूब पर करूंगा अच्छे से, ताकि इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के खुद से बिल्डअप हो जाए। और आप किसी भी प्रकार का अगर आप बुक पढ़ते हैं किसी भी ऑथर का, तो जब आपके ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जब ये समझ में आए रहेंगे, तो चीजें समझना और लिंक करना और एग्जाम में चीजों को करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1833 तक के एक्ट को पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो सारे देखते हुए आ रहे होंगे और उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब यह है आपका एक्ट 1853 का, और 1853 का एक्ट जनरली आया क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, 1813 और 1833 का दो एक्ट स्पष्ट तौर पर जब आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक चीजें समझ में आ रही होगी कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है या वहां के जो मोनार्क है, वो ये प्रयास कर रहा है धीरे 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 भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको अपने हैंड में ले। जैसे आप देखेंगे कि 1813 के एक्ट में कुछ अथॉरिटी दिया गया था, लास्ट मतलब ना के बराबर, जैसे मैं कहूं कि चाय और चीन में ट्रेड करने का, बाकी सारे अथॉरिटी उससे ले लिए गए। 1833 के एक्ट में आप देखेंगे कि 1833 का जो एक्ट था उसमें कंप्लीटली जो ट्रेड जो राइट था वह ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया, कुछ बचा ही नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम इतना ही रह गया कि सिर्फ और सिर्फ भारत में वह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखे, कार्यकारी जो व्यवस्था है उसको वो देखे। लगभग जो ड्यूरेशन जो दिया गया था 20 साल का, 1853 का एक्ट, तो 1853 के एक्ट में वहां के पार्लियामेंट ने कुछ माइंडसेट यूज किया कि क्या किया जाए कि आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग पावर अपने अंडर में ले लिया जाए। और लगभग आप जो भी एक्ट इधर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब के पीछे पहले आप देखे होंगे कि 1973 में उस एक्ट का नाम आपने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पढ़ा था। 1786 का एक्ट आपने पढ़ा, और 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1813, 33 और 53, ये सारा चीज जो है चार्टर एक्ट है। और ये 1853 तक का ये लास्ट, इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएगा। इसके बाद से दो प्रकार के एक्ट आएंगे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट क्या है आने वाले समय में मैं चर्चा करूंगा। आज की वीडियो में उसकी थोड़ी सी मैं भूमिका पर चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से रखिएगा चीजों को। अब चीजें जब बताया जाता है ना, तो उसको इंटरलिंक करने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं होता है कि हर चीजें जो बताई जा रही है आप जा करके बुक में उसको खोजेंगे तो बुक में वो चीजें मिल जाए, क्योंकि हर चीज बुक की भी अपने एक दायरा है। किसी ने कोई बुक लिखा तो एक सोर्स, और जब चीजें पढ़ाई जाती है तो लगभग 3-4 किताबों को पढ़ा जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, डिफरेंट सोर्सेस का प्रयोग किया जाता है, और जो उसमें खास करके जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आपको आपके समक्ष उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है कि आपके किसी भी तरीका की कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो लगभग ये भी है कि 1853 का जो एक्ट है इन जनरल, वह एक लास्ट एक्ट था चार्टर का। इसके बाद
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने शुरू हो जाएंगे। और इस एक्ट का जो सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कि जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो कानून व्यवस्था जो बनाने वाली टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाएगी और इस एक्ट में इसकी ज्यादा भूमिका मानी जाएगी। दूसरा ये चीज होगा कि जो गवर्नर जनरल जो होंगे, गवर्नर जनरल का पहले जो एक सिस्टम तैयार किया गया था, जब आप 1833 के एक्ट को जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि लगभग उसमें गवर्नर जनरल के साथ में जो एक टीम बनी हुई थी, उस टीम में 3 मेंबर प्लस एक लॉ कमीशन का एक मेंबर था। लेकिन उस लॉ कमीशन का जो मेंबर था उसको वोटिंग राइट नहीं था। जैसे अगर मैं कहूं कि लगभग 4 प्लस एक गवर्नर जनरल हो गए, लेकिन अब किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई डिसीजन लेना है तो उसमें जो भी लॉ कमीशन का जो मेंबर है, जैसे 1833 के एक में मैंने बताया था मैकाले जो था वो लॉ कमीशन का मेंबर था, उसका जो इन जनरल अगर देखा जाए तो उसका जो नॉलेज था वो लॉ में ज्यादा था। तो जब भी कानून में बनाने की जब बात आती थी तो लगभग उसका काम था सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देना, लेकिन वोटिंग राइट नहीं था। जैसे आप देखते हैं कि बायलैटरल टॉक जब होते हैं किसी दो देशों के बीच में, या मान के चलिए कि कोई मल्टीलेटरल टॉक हो रहा है या G7 की मीटिंग हो रही है या क्वाड की मीटिंग हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे देश होते हैं जिसको पर्यवेक्षक देश कहा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां बैठ सकते हैं, लेकिन उस अगर किसी मुद्दे पर अगर खास चर्चा हो रही है और उस चर्चा में अपने आप को इन्वॉल्व करके जो राइट ऑफ वोट होता है उसका अथॉरिटी नहीं था। तो लगभग इसमें यह प्रयास किया गया कि लगभग जो गवर्नर जनरल जो है उस गवर्नर जनरल का एक दो पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको बांटने का प्रयास किया जाए। एक हो कि लगभग जो कार्यकारी काम एक आदमी करे, एक टीम करे, और एक विधायी काम करे। तो लगभग ये उद्देश्य था और लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी को और वीक करना था इंडिया में, इनका ये उद्देश्य था। इसको लेकर के 1853 का एक्ट लाया गया। अब क्या था इस एक्ट में, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो थी वो भूमिका थी, क्यों आया, क्या उद्देश्य थे। पहला एक काम अगर मैं कहूं तो पहला एक काम था कि जैसे गवर्नर जनरल हो गए, जो उद्देश्य था उसी उद्देश्य को पूरा करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, जो चीजें उनका एक डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला काम इस एक्ट में ये किया कि जो गवर्नर जनरल का जो मेंबर टीम जो था उस मेंबर टीम को उन्होंने बांटने का प्रयास किया। एक को उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया है जिसको बोलते हैं विधान परिषद। आज का भी लगभग जो अभी के समय में आप देखेंगे कि जो राज्य हैं, खास करके यूपी हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो राज्य है उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। जिस प्रकार पार्लियामेंट में आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो जिस प्रकार पार्लियामेंट में राज्यसभा है, उसी तरह किसी भी स्टेट में जहां 2 सदन है उस 2 सदन में विधान परिषद होती है। और यही कारण है कि इस एक्ट को आज का जो अभी मॉडर्न एरा का जो संसद है उसका संबोधन लगभग 1853 के एक्ट से किया जाता है। कि लगभग 1853 के एक्ट से लगभग एक प्रकार का मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, हमारे जो एक्ट आ रहा है वह एक्ट का वे कहा जा रहा है, और उस एक्ट से संबंधित आज भी जो हमारा संविधान है क्या उससे कोई चीजें मिलती जुलती नजर आ रही है क्या। तो जब चीजें समझेंगे, जब चीजें क्रिस्टल क्लियर होगा, तो हर चीज को जब लिंकेज कीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग इन्होंने यही काम किया कि जो गवर्नर जनरल के जो मेंबर थे, जो 4 मेंबर, तो उसमें एक विधि आयोग का मेंबर था, लॉ कमीशन का, उसको इस एक्ट के माध्यम से परमिशन दे दिया गया वोटिंग का। जो 1833 के एक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर टाइप का वो था बंदा, अब वो वोटिंग राइट भी उसको मिल गए। और दूसरा ये चीज है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था कि कानून का निर्माण किया जाए, एकदम निष्पक्ष होकर कानून निर्माण करे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या लगभग 12 लोगों की कर दी। ये कहां से 12 लोग आए थे, तो लगभग आप देखेंगे कि 4 तो यही हो जाएंगे आपके गवर्नर जनरल के जो टीम है वो मेंबर के, प्लस गवर्नर जनरल। एक जो होंगे कि जो एक कमांडर है, चीफ ऑफ कमांडर, वो भी हो जाएंगे। तो लगभग तो 6 लोग यही हो जाएंगे। 4 लोग वहां से आएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि
आपका बम्बई प्रोविंस हो गए, कोलकाता प्रोविंस हो गए, आपका मुंबई प्रोविंस हो गया, और जो नॉर्थ और वेस्ट का जो क्षेत्र है जैसे बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से, लगभग ये 4 क्षेत्र से जो लोकल स्तरीय जो लोग हैं वो 4 मेंबर को इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो लगभग 6 4 10 हो गए। अब प्लस कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे हेड उनको रखा गया, और उसी जज में से एक और जज को रखा गया इन जनरल। तो लगभग आप देखेंगे कि लगभग 12 मेंबर जो थे यहाँ पर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। और इस लेजिस्लेटिव मेंबर का क्या काम था? वही लॉ फॉर्मेशन, कानून बनाना। यानी पहला कंसेप्ट यह है हमारा कि पहला 1853 के एक्ट के माध्यम से ये चीजें स्पष्ट कर दी गई कि लगभग जो गवर्नर जनरल का जो टीम है उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक का काम था पूर्ण तरीके से कार्यकारी विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखना, और दूसरा ये काम था कि लगभग कानून बनाना। तो यही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी आने वाले समय में इसी काउंसिल में सुधार किया जाएगा, कानून व्यवस्था में तरह तरह के अमेंडमेंट किए जाएंगे, इसमें मतलब अदला बदली कुछ भी किया जाएगा, और करने के बाद इसी को एक्ट बना करके आने वाले समय में देखेंगे कि काउंसिल एक्ट उसका नाम ही रख दिया जाएगा। आने वाले समय में करेंगे उसकी चर्चा। तो लगभग ये काम हो गया, लगभग आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गया। दूसरा ये चीजें था इसमें कि लगभग आप देखेंगे कि आपने सुना होगा कि सीओडी कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी दिया गया कि भारत के किसी क्षेत्र को अगर वो चाहते हैं कि इसको प्रोविंस बना दे, तो उनको ये अथॉरिटी दी गई कि हाँ आपको अगर किसी क्षेत्र को अगर वो प्रोविंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इसी एक्ट का प्रयोग करके आप देखेंगे कि पंजाब सिंध जैसे प्रोविंस का निर्माण हुआ 1853 के बाद। और लगभग जो नया क्षेत्र जो डेवलप हुए, जैसे अगर मैं कहूं असम हो गया, बर्मा हो गया, या ये क्षेत्र जो थे असम बर्मा ये वाले जो क्षेत्र थे लगभग या मिडिल प्रोविंस जो है ये वाले क्षेत्र जो थे टोटल का निर्माण इसी एक्ट के माध्यम से हुआ। और लगभग 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आएगा, उसी एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि जो ये 1853 के आधार पर जो बर्मा जो आज का म्यांमार है ये इंडिया में उसको मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके माध्यम से एक इंडिया में उसको इन्वॉल्व कर लिया गया, और उसको 1935 के एक्ट में हटाया गया। 1937 में वो भारत से एक अलग स्टेट बन जाता है। ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस एक्ट में एक और बदलाव किया गया है कि जिससे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब इस गवर्नर जनरल इंडिया कि पूरा भारत में इनको लीड करना था। तो इसको लेकर के लगभग एक गवर्नर की बात की गई कि बंगाल में एक गवर्नर भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रेड का जो था वो जो तो आज का जो तमिलनाडु है, चेन्नई जो है, मद्रास है, वहां पर और ये बंगाल में सबसे ज्यादा यूरोपियन लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो इस सिस्टम में जहां लोग आएंगे, ट्रेड होगा, लोगों की आवागमन ज्यादा होगी, तो वहां ऑब्वियसली बात है कि वहां पर उस टाइप के लोगों की जरूरत होगी जिस प्रकार के कुछ उनके पास पावर हो, अथॉरिटी हो। तो एक गवर्नर जनरल बंगाल को देखे या पूरे भारत को देखे या पूरे सिस्टम को कैसे चलाया जाए वो देखे। तो इसलिए लगभग एक प्रावधान किया गया 1853 के एक्ट में कि लगभग एक वहां पर एक गवर्नर हो बंगाल का, और ये मतलब इस एक्ट के माध्यम से एक बंगाल स्तर पर एक गवर्नर भी बिठाया गया। दूसरा एक चीज था, आप लोगों ने नाम सुना होगा बीओसी का, जो लगभग हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगभग 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट से ही सीओडी और बीओसी। अब बीओसी जो था, बीओसी में पहले 24 मेंबर हुआ करते थे, उनकी संख्या को घटा दिया गया और घटा करके 18 कर दिया गया। बीओसी वही हिंदी में इसको बोले तो निदेशक मंडल जिसको बोलते हैं। अब एक ऐसा क्यों किया जा रहा था कि पिछले एक्ट को याद कीजिए कि जब ट्रेड संबंधी जब चीजें जब पूरा अथॉरिटी जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन गवर्नमेंट जब ले ली, तो लगभग सीओडी और बीओसी आपस में मर्ज हो गए और दोनों का काम था पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलेट करना। तो लगभग जब इनके काम सीमित हो गए और उसके बाद अभी देखेंगे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बताया जा रहा है और दूसरे को ये बताया जा रहा है कि हाँ कि वह सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखेंगे। तो लगभग इन लोगों की अब संख्या कम करने शुरू कर दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। और ये लेकिन इस बीओसी ने अच्छा काम किया,
आप लोगों में से कुछ लोगों को एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा होगा कि आखिर ये बीओसी का काम क्या था। तो काम तो बता ही चुके हैं, लेकिन ये कैसे काम करते थे उसमें। तो मुद्दा ये था कि जैसे आज के, जैसे आप पार्लियामेंट जब पढ़ते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आने वाले समय में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो डालूंगा। कुछ समितियां होती हैं, जैसे मान के चलिए कोई एडवाइजरी समितियां हैं, तो सलाहकारी समितियां मान लीजिए। तो जैसे मान के चलिए कि कोई अभी के समय में अगर कोई मुद्दा आता है संसद में, कोई एक्ट बनाना है, तो सबसे पहले जो जिसको लेकर के एक्ट बनाना होता है तो उसको पहले उसको बिल करते हैं। तब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस चीज को एनालिसिस करे, तो उस चीज को थोड़ा सा एक अनुभव बिटोरा कि क्या क्या बनाना चाहिए, एक रफ खाका तैयार किया और उस एडवाइजरी काउंसिल को दे दिए, मतलब समिति को दे दिए। तो उस समिति पहले पूरे पड़ताल करेगी कि हाँ अगर ये एक्ट बनता है, कानून बनता है तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, और ये सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट को कि हाँ देखिए इस प्रकार के आप काम करेंगे तो ये बेनिफिट, ये लॉस होंगे। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करना शुरू कर देती है, वो उसको एक्ट के रूप में मतलब काम कर दिया और बाद में कानून बन जाता है। तो ठीक बीओसी भी वैसा ही था। बीओसी भी मतलब यहाँ का पूरा सिस्टम को ऑब्जर्व करता था और ब्रिटेन खबर को पहुंचाता था। तो लगभग ये अपने ही समय में बीओसी ने एक बेहतर काम किया था कि जो एक नया जो सिस्टम था इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आज का जो यूपीएससी सिविल सर्विस उस समय का आईसीएस, इसकी जो मतलब बीओसी की जो कमेटी रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को कि जो आईसीएस के जो अधिकारी हो वो बिल्कुल ओपन एग्जाम के तहत आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन लोग ही इसमें आए। तो इसको लेकर के इनकी एक सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है इस बीओसी के, और इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर आप देखेंगे कि आईसीएस का खुली ओपन तरीका से एग्जाम होने शुरू हो गए भारत में, और लगभग आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारतीय लोग इसमें एंट्री भी करना शुरू हो। पहले तो इतना जटिल था कि आपको जाना पड़ेगा ब्रिटेन, वहीं पर जाकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और एक और टर्म्स एंड कंडीशन था कि आप मैक्सिमम 19 साल के एज तक ही आप सिविल सर्विसेज बनेंगे तो बनेगा, अन्यथा नहीं, आपकी एज एक्सपायर हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था उस समय के लिए, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन ये बीओसी की मतलब अच्छा इसको डिसीजन माना जाए, और बीओसी ने इस पर अच्छा काम किया और रिकमेंड किया जो आने वाले समय में जो सिविल सर्विसेज का जो एंट्री था उसको फेयर कर दिया गया। और लगभग जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम जो इंटरवल है ऑथोराइजेशन था कि अब इसको हर, जैसे मैं पिछले वाले आइटम बताया कि 20 साल के लिए एक्सटेंड करना, इसको अनलिमिटेड ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, अब 20 साल के लिए आप कर देंगे तो ये होगा कि हाँ 20 साल ले तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कंफर्म हो गई। अनलिमिटेड ईयर के लिए कर देंगे तो लगभग ब्रिटेन गवर्नमेंट है अब तैयार हो जाएगी कि अब इनसे सत्ता कब वापस ले लिया जाए, कभी भी वो ले सकते हैं। तो एक प्रकार के इनडायरेक्टली सिंबल था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर धीरे 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 डाउन हो रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूज हो है आपको वीडियो में, जैसे आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है छोड़ दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही लिख देता हूँ चीजें, मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। चीजों को सुनिए, मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ चीजों को, उस लिंक करने का प्रयास कीजिए। लिंक कीजिएगा, चीजें याद रहेंगे, लिंक नहीं कीजिएगा याद नहीं रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं, या उससे संबंधित अगर कुछ है टॉपिक तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल। जय हिंद।